I am going to start up with a new subtopic. Actually, में when we teach purely competitive, तो इस पूरे दो तीन जितने chapters हैं, all these 2-3 chapters which we basically teach upon, इनको एक ही नाम दिया जाता है, that is supposed to be properties of matter. क्या बोला जाता है? Properties of matter. अब now according to NCERT we have actually splitting of the topics, और हम solids अलग पढ़ते हैं, liquids अलग पढ़ते हैं, gases अलग पढ़ते हैं. सो काइंड ऑफ सही भी है एक्चुअली, बाइफिकेट करके पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हाँ भाई चलो कम से कम ये वाला हिस्सा तो समझ में आ गया. पर अगर हम इसको कलेक्टिवली देखें तो ये एक्चुअली एक ही आर्टिकल होता है, एंड द आर्टिकल इज सपोज्ड टू बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर. और मैटर मतलब देन यू हैव सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, एवरीथिंग कमिंग इनटू प्ले. वेपर स्टेट भी आ जाएगा. तो आज हम उसके दूसरे पड़ाव पे आ चुके हैं. हमने सॉलिड्स के बारे में स्टडी इन करा, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी को बहुत डिटेल में, बहुत सही तरीके की इलास्टिसिटी मॉडुलस को स्टडी ऑन करा, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस. देखा भी कि जो फ्लूइड्स और सॉलिड्स हैं उनमें सिर्फ एक ही किस्म का मॉडुलस है जो कि सब जगह लग पाता है, और वो बल्क मॉडुलस होता है. और शियर मॉडुलस और जो यंग्स मॉडुलस है वो बेसिकली सिर्फ सॉलिड्स के लिए ही बने हुए हैं. आपस में भी उनके कुछ रिलेशन होता है जिसके रिलेशन मैं आपको दे दूंगा, मतलब वो डेरिवेशंस हमारे कोर्सेज में है नहीं, पर वो रिलेशंस आपको कहीं भी किसी भी किताब में लिखे हुए मिल जाएंगे. बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस के बीच में मैं भी दे दूंगा आपको, इवन पॉइजन रेशियो के बीच में भी. मतलब हमने वो भी पढ़ा है पॉइजन रेशियो, ये मैं बेसिकली आपको बताना था. अब हमने क्या पढ़ना है नया? तो हमने जब प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को शुरू किया था, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को शुरू किया था, तो मैंने आपको बोला था तीन डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज होती है. थ्री मतलब थ्री. फर्स्ट इज इलास्टिसिटी, सेकेंड इज डेंसिटी, थर्ड इज प्रेशर. दोबारा से, फर्स्ट इज इलास्टिसिटी, सेकेंड इज डेंसिटी, एंड द थर्ड इज प्रेशर. ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग टर्म्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जिनसे हम शायद सॉलिड्स को, लिक्विड्स को, फ्लूइड्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं. So these are the parameters to study and analyze the mechanical properties of the states of matter. उनमें से एक इलास्टिसिटी फीचर हम पढ़ चुके हैं. ऑफ कोर्स वो आगे भी आएगी, थर्मोडायनेमिक्स में भी वो दोबारा से अपीयर होगी. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस ऑन योर स्क्रीन that what we are going to study is the second property, that is a pressure. And of course third property बीच में आ जाएगी, मतलब डेंसिटी बीच में झांकते हुए आ जाएगी. So today lecture is going to be on the introduction of the pressure and also simultaneously understanding the density idea also. जब भी हम प्रेशर का नाम लेते हैं तो हमारे पास SI यूनिट सामने आ जाती है, पास्कल, and hence the pressure is mostly known as the Pascal pressure. The idea was actually given by Pascal in the form of the laws. जैसे फोर्स का डिस्क्रिप्शन जब भी आएगा हमारे दिमाग में सर आइजैक न्यूटन आ जाते हैं, हम न्यूटन फोर्स बोल देंगे. सेम तरीके से जब भी प्रेशर का डिस्कशन आएगा, नॉट द स्ट्रेस, स्ट्रेस की बात नहीं हो रही है, स्ट्रेस सॉलिड्स का हिस्सा है, प्रेशर फ्लूइड्स का पार्ट है, राइट. तो जब भी प्रेशर का डिस्कशन आएगा तो हमारे दिमाग में हमेशा पास्कल सर नजर आएंगे. एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पास्कल प्रेशर इन द टुडेज लेक्चर. ये ऊपर नीचे जाते हुए जो एनिमेशंस हैं, आई थिंक दिस ऑल यू हैव सीन समवेयर हो व्हाइल यू विजिट सम पार्किंग स्ट्रक्चर में, और योर सर्विस स्टेशन फॉर सर्विसिंग योर कार. आपको खुद नहीं करनी, किसी से करवानी है. यू कैन सी दिस काइंड ऑफ द विजुअल्स टेकिंग प्लेस ओवर देयर. हाउ डू दे वर्क? लेट्स सी दिस इन दिस लेक्चर. So the part of the fluids is basically divided into two parts, which actually, according to NCERT, can span 2.5 chapters, right? So that is fluid statics and the fluid dynamics. That is accordingly couple of chapters which are included inside the idea. But as a fluid statics, so fluid statics matlab this fluid is in a state of rest, as simple as that. So fluids in state of rest. Now this is an argument over there. एक्चुअली में जो फ्लूइड्स होते हैं, दीज आर सपोज टू बी द लिक्विड्स एंड गैसेस कंबाइंड. इस आइडिया को हम बेसिकली फ्लूइड बोलते हैं. फ्लूइडिटी मतलब अगर हम बोलते हैं ना कि ये एक लैंग्वेज है, फ्लूइडिटी, तो ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, दिस लैंग्वेज एक्चुअली टेल्स अस दैट देयर इज अ बिहेवियर टू फ्लो. इस प्रॉपर्टी का मतलब ही क्या होता है? दैट इज टू फ्लो. ये प्रॉपर्टी होती है ना, तो फ्लूइड्स की बेसिक प्रॉपर्टी है फ्लो करने की. पर हम चाहते हैं कि उसको रेस्ट पे स्टडी करें, जैसे हमारी भी टेंडेंसी है मूव करने की, पर हम रेस्ट पे आ सकते हैं. पर गैसेस के साथ शायद वो पॉसिबल नहीं है. गैसेस हमेशा ही रैंडम मोशन में रहती है.
तो टू बी वेरी वेरी प्रिसाइज, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ फ्लूइड इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, सो हम लिटरली मीन क्या कर रहे हैं वो क्लियर करते हैं, दैट वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट द लिक्विड्स। कि भाई जैसे मेरे पास एक ग्लास है और इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया तो काइंड ऑफ स्टैटिक हो गया। हाँ, हो सकता है कि अंदर इसके जो मॉलिक्यूल्स हो वो इंटरनल मॉलिक्यूलर मोशन में अभी भी हो, वी आर नॉट डिनाइंग दैट पर्टिकुलर फैक्ट, बट ऑन अ होल हमें बाहर से जो मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लगा कि भाई पानी को हमने सील कर दिया, कंसील कर दिया, या ऐसा मैग्नानिमस बातें सोचें तो हमने एक डैम का स्ट्रक्चर बना के, रिजर्वॉयर बना के पीछे पूरी नदी के पानी को रोक दिया, ये हम ऐसा सोच लेते हैं। But that's an idea where we say we have brought the liquid in a state of rest. The natural tendency of it was to flow, पर हमने फिर अपने किसी पर्पस के लिए, चाहे ड्रिंकिंग द वाटर पर्पस हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर्पस हो, whatever वो पर्पस was, हमने क्या करा, उसको रेस्ट पे लेकर आए। So it's a dramatic forced behavior to bring the liquid in a state of rest, concealing it in the walls. So general behavior क्या है? That's a motion, and here enters the article the fluid mechanics or the fluid dynamics. So both of these are supposed to be of the article of the fluid mechanics, और mechanics का मतलब हमेशा क्या होता है? Study of the relative rest and motion. तो rest तो आएगा, तो rest आ चुका है, और फिर motion. So that's the fluid dynamics. That's the fluids in the state of motion. भाई इतना नहीं पढ़ना है, fluid move करते हैं पता है, that's the reason behind it. डायनेमिक्स का मतलब हमेशा क्या होता है? रीजन ढूंढना कि किस वजह से जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहा है, तो वो रीजन फ्लूइड स्टैटिक से आता है। दोबारा बोल रहा हूं, रीजन दैट द फ्लूइड्स आर मूविंग इन कंट्रोल्ड मैनर, अनकंट्रोल्ड तो कुछ भी हो सकता है। द रीजन दैट द फ्लूइड्स मूव इन अ कंट्रोल्ड मैनर इन योर बॉडी, like a blood moving through your arteries and veins, or the water passing through the connected pipes, or you have a supply of the gas, जैसे आपका बर्नर जलता है, गैस बर्नर, through the pipings. That's all supposed to be known as a control flow, my dear, and the control flow comes from the idea of the fluid statics. So what all are we going to study in the fluid static? We are going to discuss upon and a term. What kind of a term? That is known as a pressure. Which kind of the pressure? We will label that pressure as a static pressure. That's a core part of the study of the fluid statics. And that static pressure difference, दोबारा सुनिएगा, that static pressure difference basically causes the fluids to flow. तो fluid dynamics को पढ़ने से पहले fluid statics दिमाग में फिट होना बहुत जरूरी है, और जब fluid मूव करने लगेगा तो फिर हमें उसके लॉज बनाने पड़ेंगे, और वहां पे एंट्री होगी एक थ्योरम की, and that theorem is going to be termed as the Bernoulli's theorem, which is going to tell us that how and with what laws and condition the fluid must flow if that fluid is going to be in your control. I am not talking about a tidal wave, हम उसको भी explain कर पाएंगे. I am not talking about the river flow on the gradient, हम उसको भी कर पाएंगे explain, लेकिन हम बात कर रहे हैं control flow की inside the pipes. So that will be guided by the main theorem Bernoulli's. उसके साथ में associates भी आएंगे, Poiseuille's equation आएगी, Stokes law आएगा, काफी कुछ आ जाएगा वहां पे, मतलब सपोर्ट करने के लिए Bernoulli's theorem को, या कुछ स्पेशल एक्सक्लूजन्स के लिए. So इसका सारा मुद्दा कहां पर आ जाता है? स्टैटिक प्रेशर के ऊपर. तो हमारा लेक्चर जो है वो स्टैटिक प्रेशर के ऊपर जाएगा. चलो जी शुरू करते हैं. फिर क्या शुरू करें कि भाई लिक्विड भी फोर्स लगा सकता है. ये क्या बात हुई भाई? अगर आपको इस बात पे बिलीफ नहीं है कि लिक्विड फोर्स लगा सकता है, अगर आपको इस बात पे बिलीफ नहीं है, तो आप एक बहुत पतला सा ग्लास लेना जो घर में आपको नहीं मिलेगा. सब एक पतला सा ग्लास लेना, मतलब जिसकी टफनेस बहुत अच्छी नहीं है, और बहुत लंबा ग्लास ले लेना. प्रेफरेबली अगर आप 10 मीटर का ले पाओ, लेकिन सीढ़ी लगानी पड़ेगी ना, आपकी हाइट नहीं जाएगी उतनी. तो तकरीबन अगर इतना ऊंचा ग्लास ले लो आप और उसके अंदर पानी भर दो, नीचे से फट जाएगा. भाई इस ग्लास का साइज इतना होता है, ऐसा थोड़ी है कि आप इसको जितना लंबा बना देंगे. स्टैंडर्ड ग्लासेस कम्स इन 200 ml, 300 ml, 500 ml, 600 ml. इसके ऊपर के ग्लासेस आपने देखा ही नहीं होंगे भी नहीं आपके घर में. तो ऐसा तो है नहीं ना, पैसे लगा के बना नहीं सकते हैं. टम्बलर्स बनाते हैं हम, थोड़े बड़े बड़े केमिस्ट्री लैब्स के अंदर होते हैं, और बड़े बना दो.
पर बना के फायदा नहीं है, फट जाएंगे नीचे से। क्यों? फिर प्रेशर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रेशर आ जाएगा। प्रेशर क्या होता है? पड़ा हुआ है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब फोर्स डेवलप हुई होगी। कहाँ लग रही होगी? देखना है कहाँ लग रही होगी। क्या कभी डैम फेल होता है? डज द डैम्स फेल? हमने डैम बना दिया, क्या कभी डैम फेल होता है? जब पानी का स्तर बढ़ जाता है, क्या बोलते हैं? पानी का लेवल बढ़ गया, हिंदी में स्तर बोलते हैं। तो पानी का लेवल बढ़ गया तो क्या हो गया भाई? डैम खतरे के ऊपर नदी का प्रभाव हो रहा है, ऐसे बोलते हैं ना, न्यूज में आती है, इंडिया न्यूज, आज तक, सब में आती होगी, है ना, कि भाई खतरे के मार्क से ऊपर है। वो तो थोड़ा सा और ग्लोरीफाई कर देते हैं, उतना होता होगा नहीं, पर ग्लोरीफाई जरूर हो जाता है। और फिर हो सकता है कि डैम फेल हो जाए तो आसपास के वो जितने छोटे मोटे गांव वगैरह होते हैं उनको खाली करा दिया जाता है, कि भाई कभी ऐसा हो जाए तो। वही हो भी जाता है कई बार, गलत बात है, फ्लड्स आ जाती है। तो कई बार फ्लड्स इसी वजह से आ जाती है मेनली। चलो, तो फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, ये समझते हैं कि ये आइडिया क्या है, पर उसके अंदर एक लैंग्वेज ऐड करते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, अदरवाइज वो मस्त मौला है भाई, अदरवाइज वो घूमना चाहता है, अदरवाइज वो भागना चाहता है, उसको कोई मतलब नहीं है कि फोर्स लगाएगा। पर अगर आप उसको बांधोगे, आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट करोगे, तो डेफिनेटली वो फोर्स लगाएगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट व्हेन यू फोर्सफुली ब्रिंग अ लिक्विड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। कैसे? वॉल्स में डालो ना। तो हमने क्या करा, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में लिक्विड को डाल दिया। सो वी प्लेस दिस लिक्विड इनसाइड दिस पर्टिकुलर कंटेनर। और हमसे पता करना था कि भाई फोर्स कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो हमने देखा यहाँ पर एक पार्टिकल, यहाँ पे ये वाला पार्टिकल। अब हमने सोचा कि ये कंटेनर के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। कहाँ लगा रहा होगा? सोचना पड़ेगा। हमें नहीं पता, हमें बिल्कुल नहीं पता। तो हमने सोचा चलो गेस मारते हैं। तो हमने गेस मारा कि भाई ये ना किसी डायरेक्शन में लगा रहा होगा, पता नहीं कहाँ लगा रहा है। तो हमने एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन एज्यूम कर लिया कि ये डायरेक्शन जो है, दिस इज द डायरेक्शन along which the liquid particle is exerting the force on the container। कंटेनर के ऊपर वो फोर्स लगा रहा है। उस आइडिया को हमने एक्शन बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्शन बोल दिया। भाई लिक्विड पार्टिकल का एक्शन, कि भाई ग्लास खाली था, पानी डाला, लिक्विड आ गया, अब वो कंटेनर के ऊपर फोर्स लगा रहा है। कहाँ पे? किस डायरेक्शन में? उसको एक्शन बोल दिया। एक्शन ऑफ द लिक्विड ऑन द कंटेनर। भाई कंटेनर खाली थोड़ी बैठेगा, वो बोलेगा मैं भी रिएक्शन दूंगा। सो फिर कंटेनर ने क्या करा? रिएक्शन दे दिया। तो वो रिएक्शन कहाँ गया? वो इस तरफ चला गया। दैट्स अ रिएक्शन। उसको आर लिख लेते हैं। सो व्हाट इज दैट आर? दैट्स द फोर्स ऑन द लिक्विड पार्टिकल। करेक्ट है जी, बहुत बढ़िया। लिक्विड पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स लग गया। अब क्या करें? अब लिक्विड पार्टिकल पे जो फोर्स लग गया है उसको रिजॉल्व करो। हमने उसको रिजॉल्व करा, उसके दो कंपोनेंट्स बने, एक इस तरफ और एक इस तरफ। तो एंगल चाहिए होगा, जो मर्जी ले लो। तो हमने इस एंगल को थीटा ले लिया। तो दो कंपोनेंट्स आ गए। एक तो आ गया परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंटेनर, देखो दिख रहा है, हाँ। और एक आ गया अलोंग द सरफेस ऑफ द कंटेनर, वो कितना हो गया? आर साइन थीटा हो गया। चलो ये बन गया। अब ये क्या है? ये फ्लूइड पार्टिकल, लिक्विड पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स है, एक आर साइन थीटा, एक आर कॉस थीटा। पर माय डियर, आर साइन थीटा तो हो नहीं सकती। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकती? आर साइन थीटा भाई इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि एक स्टेटमेंट पढ़ी थी हमने लास्ट चैप्टर में, हमने बोला था लिक्विड्स कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेसेस। है, बिल्कुल बोला था, याद आएगा। लिक्विड्स कैन नॉट सस्टेन शियर स्ट्रेसेस, मतलब टेंजेंशियल फोर्सेस को बियर नहीं कर सकता। अब भाई इसके अंदर फिजिक्स पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बहुत बहुत नॉमिनल सी बात है, बहुत नॉमिनल सी बात है। अब ग्लास में गर्म दूध है, आपने उसको फूक मारी, आपको दिखेगा वो मूव करेगा। अब फूक मारो कैसे? ऐसे थोड़ी मार रहे हो, ऐसे मार रहे हो, तो मतलब टेंजेंशियली मार रहे हो। हवा कैसे मोस्टली फ्लो करती है? टेंजेंशियली। तो टेंजेंशियली जो फोर्स लगती है उसको भाई लिक्विड रेजिस्ट नहीं कर पाता और मूव करने लगता है। लेकिन यहां पे वो तो तालाब का मामला है, यहां पे लिक्विड तो रेस्ट पर है। अगर लिक्विड रेस्ट पर है मतलब आर साइन थीटा 0 होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगी, नहीं तो वो पार्टिकल मूव करेगा, और पार्टिकल मूव कर नहीं सकता क्योंकि आपने उसको फोर्स रेस्ट पे रखा है, फोर्स रेस्ट पे। सो आर साइन थीटा कितना होना चाहिए? 0। रीजन ये है, द लिक्विड्स कैन नॉट सस्टेन द शियर स्ट्रेसेस, मतलब उनके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। और ये बेसिकली क्या है? टेंजेंशियल फोर्स है जो कि 0 होनी चाहिए। भाई फोर्स तो लग रही है पर टेंजेंशियल नहीं लग सकती, तो फिर नॉर्मल लगेगी। कैसे? क्योंकि फोर्स तो है, मतलब आर तो 0 नहीं है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि साइन थीटा 0 है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 0 हो गई। और अगर थीटा 0 हो गया तो देख लो आर कहां चला गया? परपेंडिकुलर हो गया है।
and therefore the liquid exerts a force and vice versa perpendicular to the surface of contact, right? So हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आप कंटेनर की फ्री बॉडी बनाओ तो आप फोर्सेस को शो कर सकते हो इसके ऊपर लाइक दिस इज द फ्री बॉडी ऑफ द कंटेनर। और साइमल्टेनियसली अगर कोई बोलता है कि भाई लिक्विड की फ्री बॉडी बनाओ तो ये लिक्विड की फ्री बॉडी है, ये जो लिक्विड था, है ना, ये लिक्विड है। अब इसके ऊपर फोर्सेस दिखा दो जो कंटेनर लगा रहा है वो भी दिखा दोगे, तो लिक्विड के ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी वो ऐसे लग रही है लाइक दिस, राइट? दिस इज ऑन द लिक्विड, ये लिक्विड के ऊपर फोर्स लग रही है ना। और ये क्या है? दैट इज अ फोर्स बाय द लिक्विड ऑन द कंटेनर। कैसे लग रही है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। सो द फोर्स एक्सर्टेड by the liquid at rest on the walls of the container is in perpendicular direction to the surface in contact। करेक्ट है। मतलब मान लो कि आपका ग्लास ऐसा है, कंटेनर ऐसा है, अब आपको बोला कि भाई इसके ऊपर फोर्सेस बना के दिखा दो, तो बहुत सिंपल है, we'll construct the forces like this by the liquid on the container like this, right? And this is the condition when the liquid is supposed to be in the state of rest, as you can see the diagrams very very clearly, right? It always exerts a force in the direction perpendicular. That means on this it is going to be acting like this, right? And on the walls like this. So this is how the forces are going to act, राइट जी। तो पहली बात हमें समझ में आ गई है कि लिक्विड फोर्स लगा सकता है और कैसे लगा सकता है, उसका डायरेक्शन हमें दिख चुका है। चलो जी, फिर आगे बढ़ते हैं इस आइडिया को लेके कि लिक्विड में शक्ति है, तो आगे बढ़ते हैं। वो शक्ति को आप कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो लिक्विड आप पे थ्रस्ट लगा सकता है, लिक्विड कंटेनर पे थ्रस्ट लगा सकता है। थ्रस्ट का आइडिया तो हम बताते ही हैं कि जैसे कोई भीड़ भाड़ वाली जगह होती है, कोई एजिटेशन हो रहे होते हैं, तो पुलिस पर्सनल क्या करते हैं कि वाटर फोर्स को यूज करते हैं, बड़े बड़े कैनन्स ऑफ वाटर लेकर आते हैं और वो पानी भीड़ के ऊपर, एजिटेटर्स के ऊपर छोड़ देते हैं ताकि भीड़ को डिस्पर्स करने के लिए। सो दे यूज द फोर्स ऑफ दैट वाटर, दैट इज अ थ्रस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर वाटर, और बड़ी स्ट्रांग होती है ना, सब डिस्पर्स हो जाता है। सो द थ्रस्ट एज अ टर्म हमें लीड करेगी टुवर्ड्स द प्रेशर, राइट? दोबारा से, थ्रस्ट एज अ टर्म will lead us to pressure। तो सबसे पहले what is that particular thrust? It is supposed to be the hydrostatic force। क्या बोल रहे हैं? That is supposed to be the hydrostatic force। अब उस लैंग्वेज पे हम दोबारा आएंगे hydrostatic force के ऊपर। So it's basically the force exerted by the liquid that is supposed to be defined as a thrust, right? So the thrust is in short defined as a force exerted by the liquid on the walls of container, that is supposed to be defined as a thrust force। या फिर हम बोल सकते हैं to the surface in contact, उसी आइडिया को हम क्या बोलते हैं? that's supposed to be the thrust force। so pretty simple, right? pretty simple। और किस डायरेक्शन में लग रही है प्रूफ कर चुके हो, that is a perpendicular, right? so it's a perpendicular force basically, that's what we have understood। meaning if this is the condition, right, then if this is supposed to be taken as a volume element of the liquid, जैसे इस कंटेनर के अंदर अगर आप इमेजिनरी कंटेनर है, इसके अंदर आप एक इमेजिनरी लिक्विड वॉल्यूम एज्यूम कर लो, जो मर्जी शेप का। मैंने क्यूबॉइडल शेप का एज्यूम कर लिया, भाई पानी है ना, अंदर पानी है, तो उसका एक एलिमेंट लेना है शेप में, तो क्या ले सकते हो? एनीथिंग, क्यूबिकल ले सकते हो, आप स्फेरिकल ले सकते हो, सिलेंड्रिकल ले सकते हो, इमेजिनेशन कर लो जो मर्जी अंदर, है ना, क्योंकि वो तो एक उसका अपना कोई शेप तो है नहीं, वो तो कंटेनर का शेप ले रहा है, तो छोटे छोटे पार्ट्स कुछ भी शेप के ले सकता है। आपने क्यूबिकल एज्यूम कर लिया, तो इसके ऊपर बाहर से, इसके ऊपर बाहर से फोर्स आएगी। कैसे? इस तरीके से। कौन लगा रहा है? ये लिक्विड ही है, इसके ऊपर कौन लगा रहा है ये फोर्सेस? ये फोर्सेस बाकी सराउंडिंग लिक्विड लगा रहा है।
क्या लगा रहा है? बाकी सराउंडिंग लिक्विड लगा रहा है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ये जो लिक्विड था, ये जो लिक्विड है, ये तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है ना लिक्विड के। आपने तो उसमें से छोटा सा वॉल्यूम ले लिया, तो वो अब जो पार्ट है वो तो बाकी कंटेनर्स के साथ कांटेक्ट में है ही नहीं। कांटेक्ट वाले तो ये वाले पॉइंट्स हैं, बाकी भी तो लिक्विड है ना। तो बाकी जो लिक्विड है वो किससे बना हुआ है? मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड से। तो वो आपस में भी तो फोर्सेस लगा रहे होंगे ना, इनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल सकते हैं। तो दिस इज व्हाट अ वॉल्यूम एलिमेंट ऑफ द लिक्विड, और इसके ऊपर बाकी जो मॉलिक्यूल्स आसपास वो फोर्स लगा रहे हैं सभी डायरेक्शंस में, लाइक दिस इज हाउ परपेंडिकुलर। इसी आइडिया को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं। दैट्स अ थ्रस्ट, आपस में भी लगाते हैं, और उसी वजह से शायद प्रेशर जनरेट होता है। तो दोबारा समझाते हैं कि प्रेशर का एक्चुअल मतलब है क्या। प्रेशर जो है वो डेंसिटी की वजह से लगता है। मतलब डेंसिटी का मतलब है कि कितने ज्यादा पार्टिकल्स कितने वॉल्यूम में है। तो जैसे मैंने बोला ये पानी का वॉल्यूम है, तो उसके अंदर बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो आपस में कांटेक्ट में है, तो आपस में फोर्स जनरेट करते हैं। उसी पर्टिकुलर फोर्स से प्रेशर जनरेट होता है। इस आइडिया को हम कोहेसिविटी भी बोलते हैं। कोहेसिविटी का मतलब होता है these are the forces between the similar kind of molecules। दोबारा से, these are the forces between the similar kind of molecules and density। तो जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी उतने पार्टिकल्स करीब होंगे, उनका कोहेजन बढ़ेगा। दोबारा बोलते हैं, जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब पार्टिकल्स क्लोज होंगे, तो उनका कोहेजन बढ़ेगा, मतलब आपस में इंटरैक्टिव फोर्सेस बढ़ेंगी। इस वजह से दे विल बी एबल टू एक्सर्ट अ ग्रेटर थ्रस्ट, तो वो ज्यादा फोर्सेस अप्लाई कर पाएंगे। मतलब यूनिटी में शक्ति होती है, ये तो हमें पता है ना। तो इसका मतलब यूनिटी कब ज्यादा होगी? जब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज्यादा है। उससे क्या होगा? आपस में कोहेसिविटी बढ़ेगी, मतलब बेसिकली इंटरैक्शन ऑफ फोर्सेस बढ़ेंगी, तो वो क्यूमुलेटिवली क्या कर पाएंगे? ज्यादा फोर्स को जनरेट कर पाएंगे। ठीक है ना। जैसे इस वॉल्यूम एलिमेंट के ऊपर ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आसपास हैं, ये सारे के सारे इकट्ठे होकर फोर्स लगा रहे हैं, सो इट विल जनरेट अ हायर थ्रस्ट। सो हायर डेंसिटी, हायर कोहेसिविटी एंड अ हायर थ्रस्ट फोर्स टू बी जनरेटेड। चलो, अब यहां से शुरू होती है प्रेशर की जर्नी, कि प्रेशर क्या है। तो हम ये ऐसा बोलते हैं कि प्रेशर का मतलब होता है दैट इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन अ यूनिट एरिया। दोबारा से, थ्रस्ट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट फोर्स कैसे आ रही है समझा रही है, इंटरमॉलिक्यूलर एक्शन से आ रही है। अब वो थ्रस्ट फोर्स अगर किसी छोटे से एरिया पे लग जाए, so that measured per unit area is basically technically defined as a pressure. So let's understand what do we mean by the pressure as a term. So the pressure as a term is supposed to be defined as, slide एक कहीं गायब है। So the pressure as a term यहाँ लिख रहा हूं मैं, the pressure as a term is supposed to be defined as equal to force upon area। ये अच्छा तरीका नहीं है लिखने का, सिंपली लिखना कि फोर्स अपॉन एरिया, बिल्कुल अच्छा तरीका लिखने का नहीं है। हम इसको लिखते हैं एज इक्वल टू डीएफ अपॉन डीए। ये बढ़िया तरीका है लिखने का। हमने वॉल्यूम एलिमेंट लिया था वैसे भी, है ना, छोटा सा एलिमेंट लिया था बात को समझने के लिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आज के लेक्चर में ही सीखेंगे कि पास्कल, सर पास्कल इज गोइंग टू टॉक अबाउट एवरी पार्ट ऑफ द फ्लूइड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन पार्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कॉन्टैक्ट में है, या सरफेस पार्टिकल्स के बारे में। इज गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द पार्टिकल्स क्यूमुलेटिवली, क्योंकि लिक्विड लिक्विड अपने मॉलिक्यूल्स की वजह से है, और सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं। तो जब भी आप प्रॉपर्टी पढ़ रहे हो तो फिर वो कुछ अलाइक से होनी चाहिए, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा। तभी ऐसे टर्म सामने आ रही हैं कि डेंसिटी देखें, कोहेसिविटी देखें, फिर थ्रस्ट देखें, तभी प्रेशर का मामला समझ में आ रहा है। राइट। सो प्रेशर यूनिफॉर्म सा रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पे दो मॉलिक्यूल्स किसी जगह पर हैं, दो मॉलिक्यूल किसी जगह पर हैं, अब उनके बीच में जो फोर्सेस है वो डिफरेंट है, ऐसा थोड़ी होगा। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है अगर वो अलाइक बोल रहे हैं, तो उनसे तो थ्रस्ट एक्शन आएगा, या जो प्रेशर जनरेट होगा वो भी अलाइक होना चाहिए। दैट इज एन आइडिया। तो इसका मतलब फिर हम क्या करें? तो फिर हम हर छोटी छोटी जगह पे देख लें। तो हमारा मानना होगा हर छोटी छोटी जगह पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर छोटी छोटी जगह पे जो फोर्स अपॉन एरिया आना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कहीं पे फोर्स ज्यादा हो, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा हो, तो फिर वहां पे सरफेस कॉन्टैक्ट एरिया भी ज्यादा होगा। अगर कहीं पे
अगर फोर्स कम लग रही है मतलब वहां पे मॉलिक्यूल कम होंगे, तो इसका मतलब पॉसिबल है कि वहां पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा। अंडरस्टूड सी बात हो रही है कि अगर आपके पास एक कंटेनर है और इस पर्टिकुलर कंटेनर में अगर आपने लिक्विड प्लेस इन करा हुआ है और आप एरिया देखना चाह रहे हैं, तो आपने कोई सरफेस देखना चाह रहे हैं, तो मैंने एक पर्टिकुलर सरफेस देखा, फॉर एग्जाम्पल इतना सा सरफेस देख लिया। अब अगर इतना सा सरफेस देखा है तो इसके ऊपर ये फोर्स लग रही है, तो कम मॉलिक्यूल्स आएंगे ना इसके ऊपर, तो उसको मैंने DF1 लिख लिया और ये मैंने DA1 लिख लिया। तो यहाँ पे जितना प्रेशर आएगा वो कैसे आएगा, DF1/DA1। अब ऐसा पॉसिबल है कोई बोले यार मैंने तो इतना एरिया ले लिया, अभी एरिया डिफरेंट है, दैट इज DA2। अब यहाँ पे फोर्सेस लग गई, फोर्सेस कैसे लगती है वो देख चुके हैं परपेंडिकुलर, पर यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, इस जगह पे ज्यादा मॉलिक्यूल दिख रहे होंगे वहां पे। हाँ बिल्कुल सही है, तो वहां पे जो फोर्स आ रही होगी डिफरेंट आ रही होगी DF2, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल्स इन कॉन्टैक्ट होंगे। सो आप किसी भी रीजन में देख सकते हैं, दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी विच इज गोइंग टू बी गिवन बाय द पास्कल, कि आप किसी भी हिस्से पे देख लो आपका बिहेवियर सेम आएगा। मतलब वो कहना चाहते हैं DF1/DA1, DF2/DA2, ये सारी चीजें सेम आएंगी। सो इन दिस पर्टिकुलर लिक्विड, right, so pressure is correctly defined as what, force per unit area, but that is a force per a small unit area. So how do we define the pressure? Is defined as a thrust exerted by the fluid on a unit area surrounding the point where the force is applied. राइट, तो वो कहना चाहते हैं कि मतलब आपने फोर्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अप्लाई करी, एक नेट फोर्स होती है, फोर्स का हमेशा एक रिजल्टेंट होता है, तो फोर्स का एक रिजल्टेंट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा। रिमेंबर द फोर्स इज अ पोलर वेक्टर, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगेगा। तो उसके आसपास का छोटा सा रीजन देख लो, आसपास पे छोटा सा रीजन, तो इसका मतलब ये जो वॉल हम देख रहे थे, इस पर्टिकुलर वॉल पे अगर आपने ये फोर्स लगाई तो इसके आसपास का छोटा सा रीजन देख लिया और उसको यूनिट एरिया डिफाइन कर दिया, एंड देन यू डिफाइन द प्रेशर एज इक्वल टू फोर्स अपॉन यूनिट एरिया। और वो फोर्स कौन सी है, थ्रस्ट फोर्स। और वो कैसे आ रही थी, अरे भाई वो डेंसिटी, कोहेजन है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वहां से आ रही थी, राइट। और उसको आपने देखा, वो क्यूमुलेटिव बिहेवियर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स का एक छोटे से एरिया पे, तो वो सारे छोटे छोटे बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं उस एरिया पे इकट्ठे आगे फोर्स लगा रहे हैं, कैसे, परपेंडिकुलर, एंड दैट फोर्स मेजर्ड पर यूनिट एरिया विल बी डिफाइंड एज अ प्रेशर। अब रह क्या जाता है इस बात को समझना कि प्रेशर ज्यादा और कम कब होगा, तो वो तो बड़ा सिंपल है, वो तो लैंग्वेज में ही आ गया। वो कह रहे हैं कि अगर आपको प्रेशर अच्छा चाहिए तो भाई एरिया कम रखो, तो लैंग्वेज में ही आ गया, इसमें कितना सोचने वाली बात रह जाएगी। तो इसका मतलब एरिया जितना पिन पॉइंटेड कम रखोगे उतना प्रेशर ज्यादा आएगा। सो इट्स इनवर्स टू द एरिया, अंडरस्टूड है, फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ फोर्स, कि आपने फोर्स सेम दी है, अब आप एरिया के साथ में मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो प्रेशर वेरिएशन हो जाएगा, राइट। तो हम एक कई जगह ना प्रेशर को स्ट्रेस के साथ में मिस यूज करते हैं, मतलब सॉलिड्स में बेसिकली आइडिया वही है ना। सो नाइफ एज बोलते हैं, जैसे नाइफ एज, तो नाइफ एज मतलब बिल्कुल पिन पॉइंटेड शार्प एज, शार्प एज। तो जब उसको किसी चीज पे रख के कट करते हैं बड़े आराम से कट हो जाता है, क्योंकि आपने शार्प एजेस बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब एरिया को कम रखा हुआ है, और एरिया कम रखने की वजह से प्रेशर वहां पे ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, दैट्स एन आइडिया। और यू कैन कट द slabs of ice by the sharp skate edges. So that is a sharp knife over there, knife edge, and the area is too small, so the pressure is supposed to be higher for the same force. And then what is it, oh ये बड़ा बेकार सा नाइफ है, ये खराब हो गया नाइफ ना, उसके एजेस खराब हो गए क्योंकि आपने उसको घिसा नहीं ना, बार बार घिसते तो शार्प हो जाता। तो ये इसके एजेस क्या हो गए, ब्लंट हो गए हैं, और ब्लंट एजेस की वजह से जो एरिया बढ़ गया है और उसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा। अब चीजें काटने में, सब्जियां काटने में आपको दिक्कत आ जाएगी अगर आप काटते हैं तो, है ना, तो आपको दिक्कत आ जाएगी क्योंकि आपने सेम फोर्स लगा रहे हो, आपके हाथ की ताकत उतनी है लेकिन एरिया ज्यादा हो गया, प्रेशर कम हो गया, मुश्किल आएगी आपको। और राइटिंग विद अ शार्प और अ ब्लंट नीडल, यू कैन अंडरस्टैंड, यू गेट अ ब्यूटीफुल राइटिंग यूजिंग द शार्प। अब ब्लंट भी कई बार चलता है स्केचिंग वगैरह करने में, बट द शार्प इज गोइंग टू जनरेट अ ह्यूज प्रेशर ऑन द पेपर, सो इंप्रेशन अच्छा आता है उससे, राइट जी। तो प्रेशर का आइडिया मिल गया है, समझ में आ गया है। बेसिकली समझाना क्या था, डीएफ अपॉन डीए का कॉन्सेप्ट, फोर्स अपॉन एरिया तो बेसिकली पहले से आपको आता था, डीएफ अपॉन डीए समझाना था, ये बताना था कि आपको प्रेशर किसी भी रीजन में देखो शायद आपको सेम फीलिंग आएगी,
ये बात हमें पास्कल समझाना चाहते हैं, तो मैं अभी वही आपको डिलीवर कर रहा हूं जो पास्कल हमें समझाना चाहते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल दैट सॉलिड्स में इसका एप्लीकेशन कैसा है, फिर सॉलिड्स को पीछे छोड़ देंगे, है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, और क्वेश्चन क्या है, अरे देख लो, व्हाई डज अ कैमल वॉक इजीली ऑन द सैंड बट इट इज डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू वॉक ऑन द सैंड दो अ कैमल इज मच हेवियर देन अ मैन। कहते हैं कि भाई कैमल का वेट ज्यादा होता है इंसानों से, लेकिन फिर भी कैमल आसानी से चल पाते हैं सैंड के ऊपर, लेकिन हम नहीं चल पाते हैं। तो उसका रीजन बहुत सिंपल है कि कैमल के जो पैर होते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं, दे आर वेरी बिग इन साइज। कैमल फुट बोलते हैं, अगर इसके पैर बड़ा होता है तो उसको कैमल फुट बोला जाता है। तो इसका मतलब पैर इतने बड़े होते हैं ताकि जो एरिया इतना ज्यादा हो गया है कि बॉडीली वेट फिर मैटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एरिया ज्यादा होने की वजह से पैरों के ऊपर उतनी प्रेशर जनरेट नहीं हो रहा है। सो सिंस द एरिया इज लार्ज, so therefore the pressure generated on the feet is supposed to be lesser। और प्रेशर क्योंकि कम हो रहा है तो वो आराम से चल पाते हैं। और हम लोग क्या है भाई, हमारे पैर छोटे छोटे चिन्ने चिन्ने, मतलब कैमल के सामने वैसे चिन्ने नहीं है, लेकिन हमारा एरिया जो कॉन्टैक्ट जो है वो कंपैरेटिवली कैमल के कंपैरेटिवली कम है। तो इस वजह से क्या होता है कि जो प्रेशर है वो ज्यादा लगता है सैंड के ऊपर, और हमारा पैर धंस जाता है, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगा तो सैंड में धंस जाता है। और वैसे भी सैंड यील्ड कर पाती है, यील्ड कर जाती है ना, तो इसकी वजह से हमारे पैर अंदर धंस जाता है। सो दैट्स द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। रेस्ट आप अपनी लैंग्वेज में उसको पुट ऑन कर ही सकते हैं, लैंग्वेज मैंने हल्की सी दे दी है। कैमल्स हैव द ब्रॉड फीट, सो देयर फुट एरिया इज मोर, hence it exerts less pressure on the ground। so that's easy way to make us understand the answer to the question। चलो जी, गुड। सो अब हम आते हैं आइडिया पे, दैट इज द डेंसिटी। देखो, बिना डेंसिटी की कहानी आगे बढ़नी है नहीं, ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि मैंने आपको रीजन समझा दिया कि प्रेशर के पीछे की कहानी थ्रस्ट, और थ्रस्ट की अंदरूनी कहानी जो है दैट इज अ डेंसिटी एंड द कोहेसिविटी। कोहेसिविटी रख के चलना, कोहेसिविटी का मतलब होता है आपस में शक्ति, आपस में मतलब यूनिटी बेसिकली, कि जितने मॉलिक्यूल्स है वो आपस में फोर्सेस लगा रहे हैं बाहर की चीजों से लड़ने के लिए। और उसी आइडिया को क्या बोलते हैं, कोहेसिविटी। दैट इज अ इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। दोबारा से, इंटर एटॉमिक अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द सिमिलर मॉलिक्यूल्स, उसको हम कोहेसिव फोर्सेस बोलते हैं। आइडिया को कोहेसिविटी बोलते हैं। दिस टर्म इज गोइंग टू गो अ वेरी लॉन्ग वे इन द फ्लूइड्स। चलो, फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है क्वेश्चन है, काइंड ऑफ क्वेश्चन है, पर आइडिया भी है। इससे देयर आर टू लिक्विड्स ऑफ द सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटीज, एंड रो वन एंड रो टू आर मिक्स, देन द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। आप बोलोगे सर आपने डेंसिटी बताई तो नहीं कि होती क्या है, सीधा क्वेश्चन पे आ गए। तो मेरे को लगा कि आपको आती है डेंसिटी, मेरे को लगा कि आपको आती है, नहीं आती है, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। तो डेंसिटी जो होती है, मुझे जो लगता है, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। आप मुझे तर्क वितर्क करोगे, सर पहले आप बताते थे सर लीनियर मास डेंसिटी होती है, एरिया मास डेंसिटी होती है, वॉल्यूम मास डेंसिटी होती है, आज आप पलट गए, आज आप कह रहे हो एक ही डेंसिटी है। मैंने कहा भाई मेरे, लिक्विड्स में हमेशा वॉल्यूम देखा जाता है, लिक्विड में थोड़ी 1D देखा जाता है, लिक्विड में थोड़ी 2D देखा जाता है। तो लिक्विड में क्या देखा जाता है, अरे पूरा वॉल्यूम देखा जाता है ना, वॉल्यूमेट्रिक बिहेवियर होता है। इस वजह से लिक्विड में जो डेंसिटीज लगती हैं वो सिर्फ कौन सी लगती है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। सॉलिड्स में सब किस्म की लगती है, लिक्विड में कौन सी लगती है, वॉल्यूम मास डेंसिटी। सिंपल, ये बचपन वाली भी है, मास अपॉन वॉल्यूम। वेरी गुड सर, ये क्या है रिलेटिव डेंसिटी? दिस इज टू अंडरस्टैंड कि आपका लिक्विड कितना घना है, मतलब उसका घनत्व कितना है कंपैरिजन टू स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड क्या होता है, हवा या पानी? स्टैंडर्ड क्या है, हवा या पानी? हमने कहा हवा, हवा। हमने कहा नहीं, पानी। क्यों? रीजन, द वाटर इज सपोज्ड टू बी द 71% पोर्शन ऑफ आवर ह्यूमन बॉडी एंड 71% ऑफ द एंटायर सरफेस ऑन द अर्थ इज सपोज्ड टू बी वाटर। दोबारा से क्या बोल गया मैं, हमारी बॉडी का 70% जो कंटेंट होता है वो शायद पानी होता है, और वैसे ही 71% ऑफ द होल कॉन्टिनेंट्स और द होल सरफेस ऑफ अर्थ इज सपोज्ड टू बी वाटर। व्हाट अ कोइंसिडेंस, है ना। एंड बिकॉज ऑफ दिस फीचर, हमें जो रेफरेंस है वो इजीली क्या लेना चाहिए, जो कि इजीली रेफरेंस अवेलेबल हो। तो इजी रेफरेंस क्या है, वाटर। एंड सो वी डिसाइडेड to take the water as a reference to study the fluids। बाकी फ्लूइड पानी के रिलेटिव पढ़ लो। So what is the density of the water? I know the density of the water, that is equal to 1 gram per centimeter cube। कोई बोला सर 1000 होती है, मैंने कहा बिल्कुल सही है बेटा, 1000 होती है। दैट इज 10 पावर 3 पर यूनिट देख लेना बेटा, दैट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो दैट इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा ये 1 होती है सर? बेटा 1 होती नहीं है, 1 डिजाइंड है?
क्या बोले सर? वन डिजाइन है बेटा, वन इज अ डिजाइन, ये भगवान ने नहीं दी, हमने बनाई है। इसका मतलब दिस इज अ रेफरेंस, दैट्स अ रेफरेंस क्रिएटेड। इसके कंपैरिजन में ऑयल इज ऑफ अ लेसर डेंसिटी, व्हाट्स द स्टैंडर्ड बिहेवियर ऑफ ऑयल, दैट्स 0.8। मतलब जितने क्वेश्चंस आपको आएंगे, कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है ना। पेट्रोल स्टेशन पर जाएंगे तो पेट्रोल की डेंसिटी होती है, डीजल की डेंसिटी होती है, डेंसिटी भी देखनी होती है, हम देखते नहीं है पर देखनी होती है। डेंसिटी ऑफ द ऑयल स्टैंडर्ड हमें ली जाती है, दैट इज इक्वल टू 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब आप इसको लिख सकते हैं 800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पानी से हल्का हो गया रिलेटिव टू वाटर। और फिर हमें बोला गया मरकुरी की बता दो, तो हमने कहा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, पानी के कंपैरिजन में ये ज्यादा घनत्व है। अच्छा, तो जब पानी को कंपैरिजन में ले ही रहे हो तो हमने टर्म इंट्रोड्यूस कर दी रिलेटिव डेंसिटी, दैट इज अ रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, any fluid or any substance relative to water, that means upon the density of the water। तो इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी आपकी पता है हमें, इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक और टर्म आती है, अब कौन सी टर्म सर? स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब क्वेश्चन में आएगी, आप बोलोगे सर ये तो खड़ा ही नहीं है स्पेसिफिक ग्रेविटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ द इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर। दोबारा से, वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द वेट ऑफ द इक्वल क्वांटिटी ऑफ द वाटर। जब आप उसको रिड्यूस डाउन करोगे, it is going to actually come down to the same term। वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, जी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ द वाटर। सो टेक्निकली द सेम टर्म कैन बी यूज्ड एज अ टर्म स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक्चुअली उसका जो मेजरमेंट प्रोसेस है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वो वेट से आता है, द वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन द वेट ऑफ द इक्वल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, राइट। तो उस कॉन्सेप्ट से आता है, वेट मेजरमेंट से आता है। लेकिन इवेंचुअली जब फॉर्मूला यूज करेंगे, सो दैट विल कम आउट टू बी वी रो जी अपॉन वी सिग्मा जी। देखो जी तो सेम आएगा, और इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर बोला, उसकी वजह से वी कैंसिल हो जाएगा, तो रिलेशन बेसिकली सेम आ जाएगा। तो चलो, तीन तीन चीजें पता चल गई अपने को, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, साथ में यूनिट्स भी पता चल गई, और कुछ डेंसिटी पता चल गई पानी की, ऑयल की, मरकुरी की। ग्लिसरीन की कितनी होती है? 1.3 होती है, राइट। दैट इज फॉर द ग्लिसरीन, जो आंखों में डालते हैं रोने के लिए, है ना। दैट इज 1.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स इट। हनी की, यार अब ऐसे तो मामला चलता ही चला जाएगा, है ना, पर इतना रोक लेते हैं अपने आप को। अभी क्वेश्चन देखते हैं, द टू लिक्विड्स ऑफ द सेम वॉल्यूम बट डिफरेंट डेंसिटीज आर मिक्स्ड, देन द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर इज। तो भैया डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर को लिख सकते हैं एज इक्वल टू द मास अपॉन वॉल्यूम, नेट मास अपॉन नेट वॉल्यूम। अब नेट मास को लिख लेते हैं m1 प्लस m2। भाई कंटेनर लिया, दो लिक्विड उसमें डाल दिए, सो टोटल मास देख लो उसका m1 प्लस m2 हो गया। मुझे कैसे पता कि भैया किसका m1 है किसका m2 है? और टोटल वॉल्यूम देख लो उसका जितना है, v1 प्लस v2 हो गया, दैट्स इट, ओवर। अब वो कह रहा है वॉल्यूम सेम है, ओके जी, तो ये v और v सेम हो गया। अच्छा, मास कैसे लिखते हैं? मास लिखते हैं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, सो ये हो जाएगा v इंटू रो1। दूसरे का v इंटू रो2। क्वेश्चन ने बोला ना वॉल्यूम सेम है, तो वॉल्यूम सेम कर दिया मैंने। So this becomes equal to now v common rho1 plus rho2 and divided by twice of v cancel हो गया, और ये rho1 plus rho2 का अपॉन 2 आ गया। ये आपका डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर आ गया। क्या बात है। देखो डेंसिटी को ही हमने सेंसिटाइज कर दिया है, कि हमने ग्लोरीफाई कर दिया डेंसिटी को ही। ऐसे डेंसिटी बड़ी सूखी सी थी, मास अपॉन वॉल्यूम, तड़के डाल दिया उसके अंदर, हमने स्पाइस अप कर दिया कि उसके अंदर सभी क्वेश्चन बन सकते हैं। अब सोचोगे यार, डेंसिटी का भी कोई क्वेश्चन बनता है? बनते हैं बेटा, बहुत बढ़िया बनते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा था हमने लास्ट सिटी में, डेंसिटी एट अ डेप्थ ऑफ, जहां पे 80 एटमॉस्फेयर प्रेशर था, वहीं से दिमाग में आ चुका था कि डेंसिटी का प्रेशर से लेना देना है, पहले से ही आ चुका था, अभी भी आएगा। तो दूसरा एस्पेक्ट देखते हैं, कि हमने दो लिक्विड्स को मिक्स करा, पर इस बार ध्यान रखा कि दोनों का ना मास सेम रखे। फिर आपने उनको मिक्स कर दिया, फिर बोल रहा है क्वेश्चन की उनकी डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर निकाल दो। हमने कहा भाई निकाल देते हैं। डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर शुड बी इक्वल टू टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे काइनेमैटिक्स का एवरेज स्पीड का क्वेश्चन कर रहे हो, कि दो केसेस कर रहे हो, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, बिल्कुल वैसा लग रहा है। दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, दैट इज m1 प्लस m2 अपॉन v1 प्लस v2, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब मास सेम है इस बार, तो भाई ठीक है, m प्लस m लिख लो। और डेंसिटी कैसे लिखते हैं? वो तो सर मास अपॉन वॉल्यूम पता ही है, तो वॉल्यूम कैसे लिखें? मास अपॉन डेंसिटी। तो ये हो जाएगा m अपॉन रो1 एंड प्लस m अपॉन रो2, है कि नहीं सही? सो दैट बिकम ट्वाइस ऑफ m, नीचे m कॉमन आ गया, दैट इज रो2 प्लस रो1
अपॉन रो 1 रो 2. कितना अजीब सा नाम है, रो 1. सो m gets cancelled out over there और हमें रिजल्ट मिल जाता है फॉर द डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर दैट बिकम्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रो 1 रो 2 and divided by रो 1 plus रो 2. That's the expression for the density of the mixture. फ्लैश कार्ड में डालना हो तो डाल देना, बनाते हो तो, अगर बहुत कम बच्चे बनाते हैं तो सक्सेस रेट भी कम ही होता है. सब थोड़ी ना पहुंच जाते हैं, हम सबको थोड़ी पहुंचना है. हम तो देखेंगे एक्चुअली, टाटा बाय बाय करेंगे जो बच्चे जा रहे होंगे आईटी. अच्छा तो बेटा तो आईटी जा रहा है, ओहो ओहो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट, है ना. तू कहाँ जा रहा है, एनआईटी जा रहा है, अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड. तू कहाँ जा रहा है, एम्स जा रहा है, वेरी गुड. तू कहाँ जा रहा है, अच्छा मौलाना आजाद जा रहा है, वेरी गुड वेरी गुड. हम तो देखते हैं, हम थोड़ी ना फ्लैश कार्ड बनाते हैं, हमें थोड़ी जाना है वहाँ पे. सब जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा, बैलेंस ही खराब हो जाएगा दुनिया का. तो इस वजह से हम तो उन लोगों में से हैं जो कि ये सब काम नहीं करते. हम चाहते नहीं कि हम आगे बढ़े, तो फिर हम फ्लैश कार्ड थोड़ी बनाते हैं, हम थोड़ी ना मेहनत करते हैं. सब बाकी लोगों को करने दें, बाकी को भी तो मौका देना चाहिए, है कि नहीं. हाँ चलो, तो हमें दो एक्सप्रेशन मिल चुके हैं. एक डेंसिटी मिक्सचर का अगर वॉल्यूम सेम है, और एक डेंसिटी मिक्सचर का जब आपका मास सेम है, राइट. सो दिस इज फॉर द सेम मास और सेम वॉल्यूम का भी हम देख चुके हैं, दैट इज इक्वल टू वो सिंपल वाला ना, रो 1 plus रो 2 अपॉन 2. वेरी गुड, दिस इज फॉर द केस ऑफ द सेम वॉल्यूम. वेरी गुड. अब जब ये सब पता चल गया तो हमने कहा फिर क्या करें, क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू अ न्यूमेरिकल विद अस. सो क्वेश्चन स्टेट्स विद अस कि हमारे पास दो लिक्विड्स हैं और उनको हमने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया. सो दे आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम. क्या बढ़िया बात है. तो रिजल्टेंट डेंसिटी 5 आ रही है, 5 ग्राम पर सीसी. अच्छा जी, तो इसका मतलब 5 जो होगा दैट शुड बी रो 1 plus रो 2 अपॉन 2. सही है ना, क्योंकि इक्वल वॉल्यूम में फॉर्मूला अभी हमने क्या डिराइव करा, रो 1 plus रो 2 अपॉन 2. एक्सेलेंट. और फिर कह रहा है कि सेम दोनों लिक्विड को इक्वल मासेस में ले लिया, तब रिजल्टेंट डेंसिटी कुछ और आ रही हो. तो सीख चुके हैं हम भाई कि दोनों का फॉर्मूला डिफरेंट होता है. तो इक्वल मासेस में कितनी आ रही है, 4.8. और इक्वल मासेस का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 plus रो 2. तो क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ द डेंसिटीज अगर 2/k है, रेशियो ऑफ द डेंसिटी आपको 2/k गिवन है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी है. तो प्रेटी मच इजी क्वेश्चन होगा, आई थिंक. तो सॉल्व करके आप निकाल ही लोगे. तो देखो आप निकाल पाते हो कि नहीं पाते. निकाल देखो, एक क्वेश्चन तो करो यार. इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, मैं ब्रेक ले लूंगा, आप आंसर निकाल के मुझे भेज दो. प्लीज कैलकुलेट. फॉर्मूला आपके सामने है, सारा कुछ तो मैंने कर दिया है ना. सो प्लीज डू इट, प्लीज सॉल्व इट एंड गिव इट टू मी. पानी भी लेता हूँ तेरे. हाय आंसर भाई, कितनी देर में आ जाता है आंसर. ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है. इक्वल वॉल्यूम रो 1 plus रो 2 by 2, इक्वल मास ट्वाइस ऑफ रो 1 रो 2 by रो 1 plus रो 2. एक आंसर आ गया मेरे पास में. वन आंसर आई हैव गॉट इट एंड इट्स अ करेक्ट आंसर. क्वाड्रेटिक तो नहीं बना रहे, नहीं सर, तो बनेगी बनेगी क्वाड्रेटिक ना. ऐसे भी हो सकता है बिना क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन हो जाए. यस अर्चिता, करेक्ट आंसर. यस प्रणय, योर आंसर इज करेक्ट. ढूंढो ढूंढो भाई, क्वाड्रेटिक के बिना भी आ जाएगा. रो 1 plus रो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 10 होगी पहले वाले से, और दूसरे वाले में दैट इज 2 से कैंसिल होगी, 2.4 हो गया. एंड 2.4 इज इक्वल टू रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 plus रो 2 कितना है, 10 के बराबर. सो नीचे 10 आ गया. सो दैट रो 1 रो 2 दैट बिकम्स 24, है ना. अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ट्रिक लगा लें. ट्रिक, आई शुड हैव रो 1 minus रो 2 होल स्क्वायर as equal to रो 1 plus रो 2 होल स्क्वायर minus 4 रो 1 रो 2. अरे मैथ्स का फॉर्मूला लगा दिया, a minus b होल स्क्वायर इक्वल टू a plus b होल स्क्वायर minus 4ab. अब रो 1 plus रो 2 की वैल्यू कितनी है, 10. सो दैट बिकम 10 स्क्वायर एंड minus 4 इंटू रो 1 रो 2. सो रो 1 रो 2 कितना था, 24, है ना. सो 10 स्क्वायर कितना हो गया, 100, एंड 100 minus 24 इंटू 4 कितना हो गया, 96. सो दिस वैल्यू बिकम्स इक्वल टू 4. करेक्ट है जी. अब अगर ये वैल्यू 4 आ गई है, सो यस संदीप, योर आंसर इज करेक्ट. सो अगर ये वैल्यू 4 आ गई है तो इसका मतलब रो 1 minus रो 2 रूट ले लेंगे तो 2 आ जाएगा. सो हेंस रो 1 minus रो 2 इज इक्वल टू 2. हिमांक, योर आंसर इज करेक्ट. अब इसको एड अप कर लेते हैं.
तो ये रो 2 कैंसिल हो गया. यस, तानिश ना, तानिश योर आंसर इज करेक्ट. नहीं, तानिश है आर्यन. Twice of row 1 is equal to 12, so row 1 becomes equal to 6, and I can see yes, Tanish. So row 2 becomes equal to 4. So we get row 1 as 6 and row 2 as equal to 4. अब इनका रेशियो ले लोगे. So if you take up the ratio, so we get row 1 upon row 2 as equal to 6 upon 4, that is 3 by 2. So reverse होगा, फिर reverse होगा क्योंकि 2 by k given है. So row 2 by row 1 ले लेते हैं. So that is 2 by 3. So that's 2 by k. So the value for the k justifies as equal to 3. So the B part fits in our relation. Yes, Cherish. Yes, Arushi. Your answers are correct. ओके जी. सो काइंड ऑफ हमने क्वेश्चनियर डेवलप करा खुद ही, मतलब एक्चुअली 2 आर्टिकल बनाए और दोनों आर्टिकल को तुरंत देख लिया कि किस तरीके से अप्लाई करा जा सकता है. और ये हमारा बेसिकली डेंसिटी का आर्टिकल है. और डेंसिटी का आर्टिकल हमने लास्ट लेक्चर में भी करा था कि वो किस तरीके से बिहेव करता है बल्क मॉडुलस के साथ में. याद होगा आपको, है ना, बल्क मॉडुलस के साथ में किस तरीके से बिहेव करता है. रिलेशन याद है, ढूंढते हैं. रिलेशन बनाया था अपने ने रो डैश एज इक्वल टू रो एंड अपॉन 1 माइनस ऑफ, याद है कुछ, डेल्टा पी अपॉन बी, ऐसे. दिस वाज द काइंड ऑफ द एक्सप्रेशन ओवर देयर लाइक दिस. और इसको हमने ऐसे भी लिख दिया था, रो डैश इज इक्वल टू रो अपॉन 1 माइनस सी इंटू डेल्टा पी. और इसमें बी तो अपना बल्क मॉडुलस था, बी वाज अ बल्क मॉडुलस, और सी इसमें जो था दैट वाज कंप्रेसिबिलिटी. अब ऐसा है भाई, आप लोग मुझको क्वेश्चन आउट करोगे, सर क्यों पुरानी बातें बार बार दोहरा रहे हो, क्योंकि वो तो हो चुका ना, तो लास्ट लेक्चर में हो चुका, तो छोड़ो सर उसको, वो तो न्यूमेरिकल भी हो गया, छोड़ दो उसको. मैंने कहा बेटा बिना उसके पास्कल लॉ तो डिफाइन होने नहीं वाला है, बिना इस आइडिया के पास्कल लॉ डिफाइन होने नहीं वाला है. तो मैं आपको एक रामबाण स्टेटमेंट देता हूं, और वो रामबाण स्टेटमेंट क्या है? डेंसिटी, इलास्टिसिटी, प्रेशर, बुक्स और मैं और आपके टीचर और आपके दोस्त बोलेंगे ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, पर इनका कोर कॉन्सेप्ट एक को ही है. इट्स अ सिंगल थिंग. सो व्हेन वी स्टडी दिस प्रॉपर्टीज डिफरेंट, तो हमारा आइडिया बिल्कुल उस जैसा है जैसे कि हम बोलते हैं कि ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ो, ये वाली फोर्स पढ़ो, फलाना फोर्स पढ़ो, पर फिर उन सबके पीछे के लॉज सेम है. हालांकि ग्रेविटेशन फोर्स का ओरिजिन अलग है कि नहीं है? उसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ओरिजिन अलग होगा, न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन अलग होगा, तो कोई ना कोई चीजें उनको एक जैसे बांध देती हैं फोर्सेस. इलास्टिसिटी, डेंसिटी एंड प्रेशर, तीनों के पीछे एक ही वजह है. दोबारा से, इलास्टिसिटी, डेंसिटी और प्रेशर, तीनों के पीछे एक ही वजह है, एंड दैट्स अ कोहेजन. दैट्स अ कोहेजन. इलास्टिसिटी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही आती है, अगर आपको याद हो, वहीं से आती है. और आज का हमारा आर्टिकल जो प्रेशर का है वो भी वहीं से आ रहा है. कहां से आ रहा है? फ्रॉम द कोहेजन. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होनी चाहिए, थ्रस्ट फोर्स स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी तो यूनिट एरिया पे, एरिया तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना, तभी तो यूनिट एरिया पे प्रेशर ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. इसमें से कंप्रेसिबिलिटी कहां आती है? तो एक तो ये एक्सप्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली आपको इलास्टिसिटी और डेंसिटी को रिलेट करता है. बी क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. रो क्या है? डेंसिटी. इन दोनों को आपस में रिलेट करता है ये रिलेशन. एक्स्ट्रा हमने लास्ट लेक्चर में करा था, अगर हम सी को जीरो कर दें, अगर हम सी को जीरो कर दें, मतलब कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड जीरो हो गई, वो दब नहीं सकता, वो दब नहीं सकता. सो देन वी गेट द डेंसिटी एज इक्वल टू रो, क्योंकि सी तो हो गया जीरो यहां से, तो डेंसिटी सेम होगी. सो व्हाट्स एन इनकंप्रेसिबल फ्लूइड? What's an incompressible fluid? An incompressible fluid is a fluid which has same density or uniform density throughout. सब जगह डेंसिटी क्या रहती है? सेम रहती है. इसका मतलब डेंसिटी डज नॉट वेरी, डेंसिटी वेरी नहीं करती है. तो ऐसे फ्लूइड को क्या बोलते हैं? इनकंप्रेसिबल फ्लूइड. मतलब वो दबता नहीं है, जहां दबेगा वहां डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. तो पर कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है. अगर नहीं होता है तो पास्कल लॉ लगता है. तो पास्कल लॉ सारे फ्लूइड्स पे नहीं लगता है. दोबारा से, जैसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ होता है इलेक्ट्रिसिटी में, वो सारे कंडक्टर्स पे नहीं लगता है. इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द ओमिक कंडक्टर्स जो कि उसको ओबे करें. उसी प्रकार, उसी तरीके से पास्कल लॉ सभी फ्लूइड्स पे नहीं लगता है. इट इज एप्लीकेबल ऑन आइडियल फ्लूइड.
और एक आइडियल फ्लूइड का कैरेक्टर होता है इनकम्प्रेसिबल नेचर। अब आइडियल फ्लूइड के बहुत सारे अलग कैरेक्टर्स भी होते हैं, बहुत सारे, स्टेडीनेस, यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म फ्लो, स्टेडी फ्लो, लेकिन अपना पास्कल लॉ फ्लो पे भी नहीं लगता है। पास्कल लॉ की दो कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन है दैट अ लिक्विड मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, so we must talk about the incompressible fluid, condition number 1, and second, the fluid in state of rest. अगर है ये दोनों कंडीशंस तो फिर आप पास्कल लॉ लगा सकते हैं। तो मूविंग फ्लूइड पे नहीं लगेगा, और अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल है, उसका बल्क मॉडुलस डिफाइंड है, उसकी कंप्रेसिबिलिटी डिफाइंड है, तो फिर पास्कल लॉ नहीं लगेगा। आप वेरिएशन देख सकते हैं उसका, पर एग्जैक्ट पास्कल लॉ ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लगेगा। करेक्ट है जी। तो बल्क मॉडुलस इनफाइनाइट होना चाहिए, कंप्रेसिबिलिटी 0 होनी चाहिए। ऐसे बिहेवियर को हम क्या बोलते हैं? दैट इज इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। मतलब वो नियरली एक सॉलिड की तरह बिहेव करता है, क्योंकि दब नहीं रहा तो दबता तो सॉलिड नहीं है। स्टील का ब्लॉक हमें विजिबली अपने दिमाग में फिट है कि दबेगा नहीं। सो काइंड ऑफ दैट इंप्रेशन इन योर माइंड कि कंप्रेसिबिलिटी नहीं है। अब इसका फायदा क्या होता है वो हम देखेंगे। So incompressible fluid है। पास्कल लॉ कहता क्या? What's the statement which the Pascal law says? It says in an incompressible fluid in state of rest, right? In an incompressible fluid in a state of rest, the pressure at every point within the fluid must be same, right? Ignoring gravity effects. That's the overall statement of the Pascal law. That's the, like, sometimes I wish to say this to be the first of the Pascal law. मोटी मोटी बात जो है, जो पास्कल लॉ हमें बता रहा है कि भैया एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होना चाहिए, दबना नहीं चाहिए। टेक्निकली बोले तो भाई देखो, C 0 होना चाहिए, उसका B इंफिनिटी होना चाहिए, और फिर प्रेशर एट एवरी पॉइंट। अरे समझा तो दिया था अभी, प्रेशर कैसे लिखते हैं? DF अपॉन DA। कैसे बताया था कि एक पॉइंट लो, फोर्स लगाओ, उसके आसपास का छोटा सा एरिया देख लो, उससे प्रेशर डिफाइंड होता है। तो ये लैंग्वेज भी समझा दी भाई मैंने। और फिर फ्लूइड के पूरे इंटीरियर में देख लो कहीं भी, तो मैंने वॉल पे दिखाया था छोटा सा एरिया, फिर बेस पे दिखाया था छोटा सा एरिया, कहीं भी देख लो भाई प्रेशर आपका सेम आना चाहिए। इस सारे मामले में आप कहीं ग्रेविटी से कंफ्यूज ना हो जाएं। दोबारा से, आप इस सारे मामले में ग्रेविटी को ना मानने लगे कि ग्रेविटी की वजह से ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो रहा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कॉन्सेप्ट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेविटी, माय फ्रेंड्स, and the idea of the thrust was getting developed through the intermolecular attraction cohesion. इस बात को पास्कल समझते हैं, आपको भी समझा दिया है, तो कहीं से भी दिमाग में लेकर ना आए कि इसके अंदर ग्रेविटी है। रीजन, जो फॉर्मूला बनेगा उसमें ग्रेविटी आएगी, जो फॉर्मूला बनेगा उसमें ग्रेविटी आएगी, तो फिर हमारा दिमाग चलेगा कि यार ये ग्रेविटी की वजह से प्रेशर है। नो माय डियर, ग्रेविटी की वजह से प्रेशर वेरी कर सकता है। जब हम डेप्थ में नीचे जा रहे हैं लिक्विड में, जैसे हमने क्वेश्चन करा था लास्ट लेक्चर में कि नीचे जाके प्रेशर की वैल्यू ज्यादा आ रही थी, सरफेस पे 1 एटमॉस्फेयर थी, नीचे जाके 80 एटमॉस्फेयर थी, तो प्रेशर कैन वेरी, इट कैन वेरी। ग्रेविटी की वजह से वेरी कर सकता है, वेरिएशन आ सकती है। इट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द ग्रेविटी माय फ्रेंड्स। सो द आइडिया ऑफ द प्रेशर इज सपोज्ड टू बी कमिंग फ्रॉम द थ्रस्ट, और फिर वो थ्रस्ट यूनिफॉर्म रह सकती है अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है। तो मतलब हर एक पोर्शन पे लिक्विड में आप जहां जहां पे फोर्सेस लगा रहे होगे, तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी आना पॉसिबल है। इट इज पॉसिबल अगर आप कंडीशंस को सामान्य रखते हैं। सामान्य मतलब मूव नहीं कराते हैं, उसकी मनमर्जी नहीं छोड़ते हैं। मनमर्जी क्या होती है किसी फ्लूइड की? मूव करने की। तो ये कंट्रोल्ड बिहेवियर है, वॉल्स के अंदर आपने उसको सीमित कर दिया है। और फिर आपने कहीं भी किसी भी हिस्से में देखा, फिर सारे प्रिजनर्स हो गए। अब सारे प्रिजनर्स का ट्रेड तो सेम ही होगा, तो यहां पे वो प्रिजनर्स फोर्स लगा रहे हैं, कितना एरिया है DA1, कितनी फोर्स है DF1, यहां पर ले लिया, ज्यादा प्रिजनर इकट्ठे हो गए, यहां पे फोर्स कितनी लगा रहे हैं DF2, एरिया कितना है DA2, सारे प्रिजनर हैं, सारे बाउंडेड बाय लॉज हैं। तो पास्कल कहते हैं चाहे वर्टिकल देख लो चाहे हॉरिजॉन्टल देख लो, समझ में आई?
चाहे वर्टिकल देख लो, चाहे हॉरिजॉन्टल देख लो, चाहे किसी एंगल पे देख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैकेनिक्स की ग्रेविटी का चैप्टर नहीं चल रहा है, तो dF1 अपॉन dA1 ये हॉरिजॉन्टल लगाया, dF2 अपॉन dA2 ये वर्टिकल लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोलोगे ना सर हॉरिजॉन्टल पे तो ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं आता, वर्टिकल में तो आता है, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये प्रेशर आपका सेम आएगा। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एंड फ्लूइड सपोज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, ताकि आप उसके ऊपर कंट्रोल बना पाए। ये है पास्कल का पहला बेहतरीन लॉ। वैसे किताबें बोलती नहीं है कि फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, हम भी नहीं बोल रहे, इसलिए मैंने लिखा भी नहीं है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ है, एक कॉन्टिन्यूअस काइंड ऑफ स्टेटमेंट है कि इससे ये आ जाता है। वैसे न्यूटन लॉ भी ऐसे ही होते हैं, पहले फोर्स को डिफाइन करो, मेजर करो, फिर इंटरनल फोर्सेस देखो। हालांकि वहां पे नाम दे दिए न्यूटन ने तो चल गए, यहाँ पे नाम नहीं दिए पर हम दे देते हैं। सेकेंड जो लॉ होता है बेसिकली, जो हम सेकेंड बोल रहे हैं जिसको, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन लॉ। क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन लॉ। ये बहुत ही बेहतरीन लॉ है ट्रांसमिशन लॉ। तो उसके बारे में बाद में पढ़े, पहले तो पहला पढ़ लो तो वही काफी है ना। तो ट्रांसमिशन लॉ बाद में पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि ट्रांसमिशन लॉ होता क्या है एक्चुअली में। तो उसको हम छोड़ते हैं अभी, पहले पहले लॉ को पढ़ लेते हैं। तो पहले लॉ को पढ़ लेते हैं तो हमने प्रूफ कर लेते हैं बेसिकली। बता दो मैंने दिया कि ऐसा होता है, अब मानोगे तो हो नहीं, बोलोगे सर ऐसा कैसे है, ग्रेविटी नहीं लग रही, सर ऐसा कैसे है कि किसी भी सरफेस पे देखोगे सेम आएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? मैंने कहा फिर देख लो प्रूफ। तो प्रूफ के आधार पे हमने क्या करा, एक फ्लूइड एलिमेंट ले लिया। अब फ्लूइड एलिमेंट कैसे लिया? भाई मैं जैसा चाहूँ, जैसे क्लाउड्स में बचपन में देखते हैं कि भाई सारे शेप्स दिख रहे हैं मुझे, सारे शेप, क्लाउड्स भी तो बेसिकली फ्लूइड ही है, सारे शेप दिख रहे हैं, है ना। तो वैसे ही मैंने इमेजिन कर लिया, वहां पे सारे शेप इमेजिन कर सकते थे, मैंने इमेजिन कर लिया। यहाँ पे ये क्या इमेजिन कर लिया? ये ट्रायंगुलर सा वेज एज्यूम कर लिया मैंने, बुक्स में करा होता है इसलिए मैं ले रहा हूँ, क्योंकि आप भी करेंगे स्कूल एग्जामिनेशन के लिए, समझने के लिए भी यहाँ पे। तो यहाँ पे तीन सरफेस में लिख रहा हूँ, तीन सरफेस, और उन पे फोर्सेस लगा दी। तो ये एफ बी, ये एफ ए और ये एफ सी, तीन सरफेसेस आ गए। ठीक है, तो एफ सी लग रहा है इस वाले सरफेस के ऊपर, तो इसका एरिया लिख लेते हैं ए सी। ठीक है, सिंपल लिखते हैं, बहुत सिंपल। अब फिर जो एफ पी लग रहा है, कलर चेंज कर लेते हैं, वो लग रहा है इस वाले सरफेस के ऊपर, और इसका जो एरिया है इसको रख लेते हैं ए बी। और रह गया अपना तीसरा वाला सरफेस, कलर बदल लेते हैं फिर से, कलर तो सेम आ गया। सो वी हैव दिस वन, तो एफ ए इसके ऊपर लग रहा है, तो इस एरिया को रख लेते हैं ए ए। तो ये तीन सरफेस इन कंसिडरेशन है हमारे पास। अब अपने को क्या करना है, अब सबसे पहले हमें इसको रेस्ट में लेकर आना है, क्योंकि कंडीशन है दैट इट मस्ट बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट। और ये दबना नहीं चाहिए, इसके डायमेंशंस नहीं बदल सकते, क्योंकि दबेगा नहीं, इनकम्प्रेसिबल है। करेक्ट, और ये रेस्ट पर है, रेस्ट पर मतलब इक्विलिब्रियम है। ओहो, तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो आनी चाहिए। तो करो भैया इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, बैलेंस अप करो फोर्सेस को, वो तो सोखा है। ये जो एलिमेंट है इसको टाइनी कर लें, मतलब इसका डीवी स्मॉल कर लें, छोटा कर लें इसको, साइज को इमेजिन दिमाग में। तो फिर फोर्सेस इस तरीके से लग रही हैं, एक इधर, एक ऐसे, है ना, और एक ऐसे, ऐसे आ रही हैं फोर्सेस। Zero of the forces seemingly are getting applied over there. करेक्ट है। अब इनका सब कुछ मिला के नेट फोर्स जीरो है, तो हो जाएगा ना। एंगल देखना पड़ेगा आपको, तो एंगल एज्यूम कर लो, तो ये वाला एंगल थीटा मान लेते हैं। तो ये एंगल अगर थीटा आ जाएगा तो फिर ये वाला एंगल थीटा ग्रेड हो जाएगा। तो बोलोगे सर कैसे? ये देखो, ये एंगल थीटा है, ये फोर्स ऐसे लग रही थी लाइक दिस, इसको एक्सटेंड करो, ये एक्सटेंड करो, तो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला 90 माइनस थीटा आएगा, ये 90 के, तो ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा। करेक्ट है, तो ये एंगल थीटा आ गया, तो वही एंगल मैंने यहाँ पे थीटा बना लिया। अब ये फोर्स कौन सी थी? बी वाली फोर्स, एफ बी। तो इसका कॉम्पोनेंट ले लो यहाँ पे, ये हो गया एफ बी साइन थीटा, और इधर हो गया एफ बी कॉस थीटा। बाकी जो फोर्सेस है लेफ्ट साइड से दैट इज एफ सी, और नीचे से दैट इज एफ ए। अब क्योंकि इक्विलिब्रियम है, मतलब ये पॉइंट ले लेते हैं जो कि इक्विलिब्रियम है, इस पॉइंट के अराउंड पी लिख लें, इस पॉइंट या ओ लिख लेते हैं, इस पॉइंट के अराउंड ही जो रीजन है वही तो आप देख रहे हो ना सारी कहानी, है ना। तो ये पॉइंट इक्विलिब्रियम है, तो फोर्सेस को बैलेंस कर लो। सो बाय बैलेंसिंग द फोर्सेस वी फाइंड हॉरिजॉन्टल, नेट फोर्स जीरो कर लें एक्स पे। सो आई हैव एफ सी एज एफ बी कॉस थीटा, सिंपल है ना। ये वाली फोर्स इसको बैलेंस करेगी, उल्टा एफ बी साइन थीटा, एफ बी साइन थीटा को बैलेंस करेगी। ठीक है, तो करेक्ट कर देता हूं मैं इसको, मिटेगा तो है नहीं। सो एफ बी साइन थीटा दोबारा लिख देता हूँ,
FC इज इक्वल टू FB साइन थीटा। ये हमारी पहली इक्वेशन आ गई। और दूसरी देख लेते हैं, ये वर्टिकल वाली FA और FB cos थीटा को बैलेंस करके, वर्टिकल ऊपर और नीचे कैंसिल बैलेंस करके। सो आई हैव FA एज इक्वल टू FB cos थीटा। ठीक है, ये हमारे इक्विलिब्रियम कंडीशन से क्रिएट हो गया। बाकी एरिया से देख लेते हैं। देखो ये वाला एरिया कितना था, AC। ये वाला एरिया कितना था, AB। उल्टा, ये AC है, ये AB है, और ये AA एरिया है ना। नीचे वाला A, इंक्लाइंड वाला B, और वर्टिकल वाला C। और ये एंगल कितना है, थीटा। वेरी गुड। तो यहाँ से साइन थीटा पिक कर लें, साइन थीटा। तो साइन थीटा यहाँ से है एज इक्वल टू AC अपॉन AB, और कॉस थीटा यहाँ से है एज इक्वल टू AA अपॉन AB। सिंपल, करेक्ट है जी, वेरी गुड। अब क्या करना है, हमने चेक ऑन करना है कि प्रेशर एट ए कितना होगा। सो फोर्स एट ए अपॉन एरिया एट ए, राइट। फिर प्रेशर एट बी कितना होगा, सो फोर्स एट बी अपॉन एरिया एट बी, करेक्ट। डिवाइडेड बाय प्रेशर एट सी कितना होगा, फोर्स एट सी अपॉन एरिया एट सी। बस मेरे ख्याल से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सो फोर्स ऑफ ए को कैसे लिख सकते हो, एफ बी कॉस थीटा। सो द प्रेशर एट ए विल बिकम एफ ए की जगह एफ बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए ए। ए वो कहां से आएगा, वो यहां से आ जाएगा। सो वी हैव ए टॉप ऑफ द स्क्रीन से राइट साइड, दैट इज ए बी cos थीटा। सो सब्स्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर वैल्यू, दैट बिकम्स ए बी cos थीटा। तो ये cos थीटा कैंसल्ड है, राइट। एंड सिमिलरली इफ आई चेक इन द प्रेशर एट सी, दैट इज एफ, तो एफ सी यहां से आ जाएगा, एफ बी साइन थीटा, दैट्स एफ बी साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय ए सी टॉप ऑफ द स्क्रीन से आएगा यहां से। So the AC from there is equal to AB sin theta. So placing that, that becomes AB sin theta cancel, that becomes FB upon AB. My dear, FB upon AB is nothing but pressure at B, and similarly this FB upon AB is nothing but pressure B, which proves that the pressure at A is equal to pressure at B is equal to pressure at C, because all the pressure at eventually coming as what, FB upon AB. That's what the Pascal law proof is there. It basically explains to us that every point inside the fluid anywhere will have the same amount of pressure. Two conditions have to be there. पहली condition, the fluid has to be incompressible, मतलब उसका compressibility 0 या bulk modulus infinite, मतलब वो दबना नहीं चाहिए. And the second condition, the fluid must be in the condition of rest, मतलब फोर्स लगा के आपने उसको रेस्ट पे रखा हुआ है, मतलब उसके आजू बाजू कंटेनर क्रिएट करा है, इसकी वजह से वो रेस्ट पे आ चुका है, तब जाके इन कंडीशंस में पास्कल लॉ अप्लाई होता है। दैट्स द फर्स्ट ऑफ द कंडीशंस ऑफ द पास्कल लॉ। और सेकंड जो लॉ होता है दैट इज ऑन द ट्रांसमिशन। फर्स्ट लॉ का एक्सटेंशन है, दैट्स नोन एज अ ट्रांसमिशन लॉ, राइट। सो ये सारी कहानी में ग्रेविटी कहीं नहीं है, वो बात समझने के लिए भी हमें एक फ्यूचरिस्टिक डेरिवेशन करनी पड़ेगी, राइट। सो ये दोनों बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे, दैट इज अ पास्कल ट्रांसमिशन लॉ का डिस्कशन और उसके एप्लीकेशंस, एंड द सेकंड थिंग इज अबाउट द ग्रेविटी फैक्टर कमिंग इनटू द पास्कल फॉर्मूला, राइट। ये दोनों बातें हम कल के लेक्चर में करेंगे। सो वी हैव स्टार्टेड अ series of lecture that is regarding the pressure and mechanical properties of the fluid. So couple of days जाएंगे इस particular lecture पे to understand Pascal law and doing all the questions for it, and then we are going to migrate to the next one, right? तो कल दोबारा मिलिएगा सही टाइम पे, इसी टाइम पे कल मिलते हैं। Thank you very much.